हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए करण तोषनीवाल। दिस इज आवर 8th सेशन और ये वैल्यूएशन का सेकंड पार्ट है जो हमारा पेंडिंग था। सेक्शन 15(5) सबसेक्शन 5 जो देख रहे थे हम 15 का, उसके अंदर बोला था कि गवर्नमेंट नोटिफाइड केसेस है। ठीक है, सेक्शन 15(5) की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर क्या बोला है कि गवर्नमेंट जो नोटिफाइड केस बोलेगी उस केसेस में उस वैल्यू पर ही पे होगा जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है। ठीक है, उन केसेस में गवर्नमेंट जो बोलेंगी उस हिसाब से वैल्यूएशन होगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? सेक्शन 15(5). ठीक है, 15(5) के अंडर हमको गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि इन केसेस में तो वैल्यूएशन रूल 27 to 28, 29, 30, 31 वो 27 to 31 फॉलो करने की गरज नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है। और 15(1) की ट्रांजेक्शन वैल्यू भी नहीं लेंगे, प्राइस एक्चुअली पेड ऑफ पेपर जो हमने देखे वो सब चीजें नहीं लगेंगी। एक ही वैल्यू लेंगे जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर रहा है, और वो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कुछ केसेस में वैल्यू। जैसे कि अब रूल 31A, ठीक है, रूल 31A आता है इसमें पहले। तो रूल 31A क्या बोलता है? ठीक है, पहले ये ब्लॉक बनाया मैंने, ये पहले ब्लॉक में है। रूल 31A इतने ब्लॉक में लिखा। ठीक है, रूल 31A बोलता है इन केस ऑफ, हमने क्या देखा था? एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, लिंक करो। एक्शनेबल क्लेम्स क्या था? एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में था। ठीक है, उसके बाद कहा देखा हमने? स्कैन करो। एक्शनेबल क्लेम्स देखा था हमने शेड्यूल 3 में, पैरा 6 या 7 के आसपास था कि शेड्यूल 3 में कि एक्शनेबल क्लेम्स जो है पैरा 6 में, एक्सेप्ट बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, जैसे बोला था मैंने GBL, गैम्बलिंग, बैटिंग, लॉटरी के अलावा सभी एक्शनेबल क्लेम्स जो है वो शेड्यूल 3 में नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। ठीक है, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई बोला था। एग्जाम नहीं बोलना कभी शेड्यूल 3 को, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, तो सप्लाई माने ही नहीं जाएंगे। तो कौन बचे? बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। तो हम देखते हैं बैटिंग, गैम्बलिंग, पहले लॉटरी देख लो यहाँ पे। ठीक है, और सेकेंड केस आता बैटिंग, गैम्बलिंग का। तो लॉटरी के केस में क्या आएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई, VS। वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारा लास्ट सेशन का पार्ट 2 चल रहा है अभी, वैल्यूएशन का पार्ट 2। तो VS ही शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। VS इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। इन केस लॉटरी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही है। ठीक है, लॉटरी कौन रन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रन करता, स्टेट गवर्नमेंट का ही उस पर पहले जुरिस्डिक्शन था। उस पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की थी। और सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज पर्सन रन कर सकता है। दो केस होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जब लॉटरी रन कर रही है विद इन स्टेट, तो ऑर्गेनाइजिंग स्टेट गवर्नमेंट की फेस वैल्यू, ठीक है, या तो फिर अमाउंट, नोटिफाइड अमाउंट जो रहेंगी बाय स्टेट, फेस वैल्यू ऑफ टिकट, लॉटरी टिकट का जो फेस वैल्यू रहेगा वो, या तो फिर अमाउंट नोटिफाइड का। इफ लॉटरी इज रन डायरेक्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, देन वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेंगी? 100 मल्टीप्लाइड बाय, अगर स्टेट गवर्नमेंट रन कर रहा या पर्सन ऑथोराइज। ठीक है, दो केस है। तो यही मैं नीचे लिख रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट रन कर रहा तो वैल्यू क्या रहेंगी? इंक्लूसिव मानी जाती, तो वो फेस वैल्यू ऑफ टिकट या नोटिफाइड अमाउंट बाय स्टेट, विच एवर इज हायर निकालो पहले। ठीक है, स्टेप 1 क्या है? इनमें से जो भी है, फेस वैल्यू ऑफ टिकट, लॉटरी टिकट एंड द अमाउंट नोटिफाइड बाय ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, उनमें से जो हायर वैल्यू निकलेगा वो निकालो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि इंक्लूसिव है तो हमको पता है इंक्लूसिव के केस में कैसे करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के केस में 12% रहता है, तो 100 + 12 यानी 112 डिवाइड से करना है आपको, इसको डिवाइड करना है और इसको वैल्यू निकालना है। टैक्स नहीं, टैक्स निकाला रहता तो 12/112 करते थे, हमको वैल्यू निकालना है। तो स्टेट गवर्नमेंट के केस में क्या रहेगा? इंक्लूसिव माना जाता है इसको, इनटू हायर अमाउंट जो निकलेगा फेस वैल्यू ऑफ टिकट और अमाउंट नोटिफाइड बाय स्टेट मल्टीप्लाइड बाय 100/112। इन केस पर्सन ऑर्गेनाइज कर रहा है लॉटरी का और वो पर्सन ऑथोराइज किससे है? स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है, तब वो कर रहा है। उसके केस में कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई? उसके केस में तो इंक्लूसिव रहेंगी और उसके केस में ये हायर वाली अमाउंट से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऊपर लिया है मैंने 100/128। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? ये हायर वाली अमाउंट में ऑथोराइज पर्सन, ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑथोराइज पर्सन अगर है, किसने ऑथोराइज किया? सेंट्रल नहीं, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं? स्टेट गवर्नमेंट के केस में। तो आपको हायर वैल्यू कौन सी निकालना है? इन दोनों में की, फेस वैल्यू ऑफ टिकट और नोटिफाइड अमाउंट बाय स्टेट। उसको मल्टीप्लाई किसे करूंगे? इन दोनों में से देखो हायर कौन है। सपोज ये अगर 200 है से, यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ ये 300, तो क्या आएगा? 300। अब 300 को लॉटरी टिकट का वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव माना जाएगा। ठीक है, इसमें हायर वाला अमाउंट लिया, इंक्लूसिव माना जाता, तो वैल्यू कैसे निकली? 300 × 100 डिवाइड बाय 112। स्टेट गवर्नमेंट अगर लॉटरी रन कर रही है तो डायरेक्टली रन बाय SG। ठीक है, दो बनाना है ऐसे। तो पहले क्या निकालेंगे? हायर वाला अमाउंट, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट 100/112।
ठीक है। एक्सक्लूसिव वाला अमाउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है अपने को, ये इंक्लूसिव माना जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज पर्सन के केस में 100/128 आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट होता, ये जो है मैंने रेड में लिखा है, ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। ये अपना आप चार्ट में अगर नहीं भी लिखे एग्जाम्पल, तो आपको याद क्या रखना है, हायर वाला अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ सप्लाई जो निकलेगा वो मल्टीप्लाई किससे होगा, हायर वाला अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100/112 या 100/128 इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे रूल 31 है हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। किसके लिए, लॉटरी के लिए। अब बैटिंग गैम्बलिंग देख लो, ठीक है, ठीक है। बैटिंग गैम्बलिंग रूल 31 का फर्स्ट पोर्शन क्लोज हुआ, इतना वाला पोर्शन। अब बैटिंग गैम्बलिंग में, बैटिंग गैम्बलिंग में क्या बोला है, जो फेस वैल्यू बेट का रहेगा या अमाउंट जो बेटर को जो ऑर्गेनाइजर रहेगा, ठीक है, बुकी जो रहता है बैटिंग गैम्बलिंग के केस में, उसको जो पेमेंट हो रहा है या फेस वैल्यू ऑफ बेट जो भी रहेगा, वो जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, बेटिंग के केस में फेस वैल्यू ऑफ द बेट या अमाउंट पेड टू दैट बुकी, टोटल एसेट बोलते हैं उसको, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई केस 2 में, केस 2 इतना ही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ठीक है, इसको मैं ब्लू पेन से यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। केस 2 सिर्फ इतना ही है हमारा, ठीक है। केस 2 जो बोला मैंने, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब ये हो गया हमारा रूल 31 है। अब 15(5) के अंदर और भी रूल्स हैं, हम देखेंगे, जिसमें नोटिफाइड केसेस में वैल्यू गवर्नमेंट ने बताई है और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन हो सकता है। अच्छा, रूल 32 है। अब रूल 31 ही हो गया, रूल 32 क्या है, ठीक है। रूल 32 ये रूल 32 में क्या बोला है कि ऑप्शन है सप्लायर के पास, आपको टैक्स भरना है, जीएसटी भरना है, आप भरो, 15(1) से भरना है, वहां से भरो। अगर आपका क्लियर वैल्यूएशन नहीं होता तो गवर्नमेंट ने कुछ जगह पे कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत है, कुछ जगह पे भरोसा नहीं है, तो ऐसी वाली मतलब प्रोविजंस लाके खड़ी कर दी है, ठीक है। और खड़ी कर दी मतलब ये प्रोविजंस एक्टिव करी है, बनाई है। और यहाँ पे रूल 32 जो बोलता है उसमें ऑप्शन दिया है, ठीक है। ये ऑप्शन है, सप्लायर को ऑप्शन है कि उसको लेना चाहे तो ले सकता है। इसमें रूल 32(1) ने यही बोला है कि ऑप्शन है सप्लायर को ऑप्ट करने का। 32(2) में आ जाओ। अब 32(2) क्या बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए, 32(2) उसमें 2 ऑप्शंस दिए हैं। अच्छा, कौन सी सर्विस आपको मैं याद दिला दूं, मनी कन्वर्जन सर्विस स्पेसिफिकली इंक्लूडेड है, मनी चेंजिंग, मनी कन्वर्जन या कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ मनी, ठीक है। ये सब सर्विसेज सर्विस की डेफिनेशन में मनी कन्वर्जन सर्विस कवर्ड है। कब कवर्ड है, लॉजिक मत भूलो, सर्विस तभी कवर्ड है अगर उसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन, ठीक है, बोल रहा हूं, अलग से कुछ कमीशन चार्ज हो रहा, मैं आपका डॉलर टू रूपी कन्वर्जन करके दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको डॉलर सेल कर रहा हूँ, आपसे रुपीस ले रहा हूँ। अगर मैं जो भाव पे आरबीआई मतलब डील कर रही है या जो नॉर्मल रेट है उस पर ही कर रहा हूँ विदाउट एनी कमीशन, तो काहेगी सर्विस, ठीक है। वो सर्विस कैसे होगी, तो विदाउट कंसिडरेशन होगी। हम कब बोलते हैं सर्विस है, जब कंसिडरेशन सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं अपन, कमीशन चार्ज कर रहे हैं और मनी चेंजिंग सर्विस दे रहे हैं, उस मनी चेंजिंग के बदले कुछ कमीशन या कुछ कंसिडरेशन ले रहे हैं, देन ओनली इट इज सर्विस, ठीक है। सर्विस की डेफिनेशन मत भूलना, ठीक है। अब यहां से लिंक करके ला रहा हूँ आपको, मनी कन्वर्जन सर्विस, ठीक है, मनी कन्वर्जन सर्विस। तो ये मनी कन्वर्जन जो है, ठीक है, फॉरेन करेंसी का कन्वर्जन हो रहा है, उस केस में लगता है, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला वाला ऑप्शन 2 मत देखना, अभी ऑप्शन 1 देख रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 यहां आ रहा है, ठीक है, मैंने नीचे बना है, ऑप्शन 1 ये है, ठीक है, ये ऑप्शन 1 है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है, एक सेकंड मैं यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देता ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ऑप्शन 1 में है, फिर फॉरेन करेंसी कन्वर्जन, जो करेंसी कन्वर्जन सर्विस है, रूपी टू फॉरेन करेंसी है या फॉरेन करेंसी टू रूपी है, ठीक है। फॉरेन करेंसी से फॉरेन करेंसी में भी गया होगा, 2 केस होते हैं उसमें भी, आप फॉरेन करेंसी में लेके फॉरेन करेंसी लेना देना कर रहे होंगे, ठीक है। जो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज होगा, ठीक है, वो है कंसिडरेशन, उस पे जीएसटी आना चाहिए, ठीक है। अपना माइंड ये बोलता, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको पर्टिकुलरली बोल दिया है कि ये वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो ये चार्ज कर रहा है, ये पता चल रहा नहीं चल रहा वो हमको नहीं पता, पर सप्लायर को ऑप्शन दे दिया है कि तू इस तरह से भी दे सकता है, हमारे को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में दे दो और भी अच्छा, ठीक है। गवर्नमेंट ने उस जगह पे बोला है हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई जो तेरा कंसिडरेशन या कमीशन है वो हो सकता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑप्शन 1 के मुताबिक निकले या ऑप्शन 2 के मुताबिक निकले, ठीक है। यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना, हम देख रहे हैं उसके वैल्यू जो कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है, जितना सर्विस पोर्शन है उसने जो कमीशन का है उसकी वैल्यू क्या निकलेंगी वो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी, ठीक है। ये बैठा लॉजिक आपके दिमाग में। अब आपको देखना चाहिए ये फॉरेन करेंसी टू INR, ठीक है, ऑप्शन 1 में देख रहे हैं हम, ठीक है। ऑप्शन 1 के अंदर 2 केस आते हैं, केस 1 एंड केस 2, ठीक है। आप अगर आप लैपटॉप पे या
और जूम करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। केस 1 है, केस 2 है, मैंने क्लियर लिखा है। केस 1 क्या बोल रहा है, ऑप्शन 1 का केस 1 क्या बोल रहा है, फॉरेन करेंसी से आईएनआर में जा रहा है या आईएनआर से फॉरेन करेंसी में आ रहा है, ठीक है। डॉलर टू रूपी है, रूपी टू डॉलर है, डॉलर टू पाउंड है, ठीक है, वो नहीं आएगा। रूपी टू पाउंड है, आ जाएंगे, ठीक है। तो जब रूपी वन करेंसी इज रूपीज मनी चेंजिंग में, उसमें क्या रहेगा, आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ए आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल अगर है तो जो भी बाइंग रेट सेलिंग रेट है उसका आरबीआई रेट से डिफरेंस लो, ठीक है। आपने जिस रेट पर सेल किया होगा, जितना कंसिडरेशन रुपी चार्ज किया होगा एजेंट ने या जो भी दिया होगा, उसको आरबीआई रेफरेंस रेट लेना। आरबीआई रेफरेंस रेट से या तो बाय किया होगा या तो सेल किया होगा, वो बाइंग सेलिंग रेट को आरबीआई रेफरेंस रेट से डिफरेंस लो, और जितने यूनिट्स ऑफ करेंसी बेचे, एग्जाम्पल $1000 बेचा है, ठीक है, उसने बेचा समझ लो 70 रुपीज में और उसने खरीदा है 69 रुपीज में, ठीक है। आरबीआई रेफरेंस रेट खरीदा मतलब आरबीआई रेफरेंस रेट उन्होंने बोला है, खरीदने का छोड़ दो, उसने सेलिंग की है इस ट्रांजेक्शन में, आरबीआई रेफरेंस रेट है 69, ये अगर 70 है सेलिंग रेट, और यूनिट्स कितने हैं, यूनिट्स यहाँ पे यूनिट्स लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी बोलो, ठीक है, यूनिट्स जो भी होंगे, यूनिट्स ऑफ करेंसी, यूनिट्स मतलब जो वैल्यू एक्सचेंज होगी, ठीक है, इससे पूरी टोटल वैल्यू निकलनी है। वो जितने सपोज $1000 है, 70 माइनस 69 कितना होगा, 1000 रुपीज। 1 रुपी का उसने वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ठीक है, आपको दिख ही रहा कमीशन, वही गवर्नमेंट बोल रही है, यही वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या, बाइंग रेट और सेलिंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट मल्टीप्लाइड बाय दैट यूनिट्स ऑफ करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। ये भूलना मत, यूनिट ऑफ करेंसी एक्सचेंज मतलब क्या कर दोगे, नहीं तो लिखूंगा 70 माइनस 69 1 रुपए, ऐसा नहीं रहेगा, जितने यूनिट्स के पूरा कंसिडरेशन देखो, और वैल्यू ऑफ सप्लाई इस तरह से निकलेंगे। आरबीआई रेफरेंस रेट है तो की बात है, ठीक है। केस 1 के अंडर ए, केस 1 के अंडर बी क्या बोलता है, आरबीआई रेफरेंस रेट है नहीं, ठीक है, पाउंड टू अपने रुपी एक्सचेंज किया और आरबीआई रेफरेंस रेट है नहीं, पाउंड क्या बोलते थे, और कोई करेंसी ले लो, उसका लिक्विडिटी नहीं थी, ठीक है, वो इतनी लिक्विड करेंसी नहीं है, उसमें रहता नहीं है, और आरबीआई रेफरेंस रेट है नहीं, तो क्या बोला है, जितने अमाउंट देखो, रुपी तो एक्सचेंज हुआ है पर आरबीआई रेफरेंस रेट है नहीं, तो क्या बोला है, उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई करेंगे, उसका कंसिडरेशन कितना है, उसका कमीशन कितना मानेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके केस में मानेंगे 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ रुपी रिसीव हुआ होगा या तो पे हुआ होगा। देखो सेकंड करेंसी का आरबीआई रेफरेंस रेट है नहीं, तो हम ए माइनस मतलब परचेस रेट, सेल रेट और आरबीआई रेफरेंस रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी, वो तो कर नहीं सकते, केस ए तो लगेगा नहीं, केस 1 का। बी में क्या लगेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सिंपल सी बात है, उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा 1%, जितना रुपी एक्सचेंज है, जो चाहे वो पे किया हो या रिसीव किया हो, वही कंसिडरेशन है, 1% ऑफ अमाउंट एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज, ठीक है, टोटल अमाउंट, वो ग्रॉस अमाउंट रिसीव हुआ पे हुआ उसका 1% जो है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा नहीं, घर में बना के पैसा नहीं दिया उसने सिर्फ कंसिडरेशन लिया है, थोड़ा सा कन्वर्जन करने का, तो 1% रहेगा, ठीक है, ये 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज पेड और रिसीव। अब आ जाइए आप ऑप्शन 1 का, ठीक है, केस 1 हो गया, ठीक है। अब केस 2 दे, ठीक है, अब केस 2 में आ रहा, अब केस 2 ये नीचे बिल्कुल केस 1 के नीचे केस 2, ठीक है, उसका ही कंटिन्यू चल रहा है ऑप्शन 1। अब ऑप्शन 1 का केस 2 क्या बोलता है, अगर कन्वर्जन बोथ आर फॉरेन करेंसी, जैसे कि डॉलर से यूरो, डॉलर से पाउंड, पाउंड से यूरो, ठीक है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, सिंगापुर डॉलर से डॉलर, ठीक है, येन से पाउंड। अब इंडियन रुपीज एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, कहां से रहेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, अच्छा 1% इंडियन रुपीज रिसीव पेड, फेल है ये वैल्यू, ये फॉर्मूला भी फेल हो जाता है, ये भी फेल हो जाता है, आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है, ठीक है, जब आरबीआई रेफरेंस रेट, तो ठीक है, आरबीआई रेफरेंस रेट छोड़ो, यहाँ पे इंडियन रुपीज एक्सचेंज वो पता नहीं है, इंडियन रुपीज में निकलेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इंडियन रुपी का रहा तो ये लगते हैं, ये दो केस हमने क्या बोला, बोथ आर फॉरेन करेंसी, उस केस में क्या देखेंगे आप, वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा 1%, ठीक है, यहाँ पे भी 1% है, लेकिन ऑफ लोअर, ठीक है, विचेवर इज लोअर का 1% लेना है आपको, ठीक है, आपको ये याद रखना है, लोअर किसका लेना है, इसका, ठीक है, यहाँ पे मैं डाउनवर्ड एरो डाल रहा हूँ थोड़ा, लोअर आपको याद रहेगा, लोअर का है लेना है, आपने डॉलर जितना एक्सचेंज किया उसका अमाउंट कन्वर्जन, ठीक है, लेसर ऑफ अमाउंट इन इंडियन रुपीज, ठीक है, आईएनआर मतलब रुपीज, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों को कन्वर्ट करना है, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है एट आरबीआई रेफरेंस रेट, ठीक है, ठीक है, दोनों अमाउंट को रिसीवल जितना इंडियन रुपीज है वो देखो, उसमें से दोनों में जो भी लेसर आएगा, सपोज ले लो 1000 पाउंड्स है, ठीक है,
1,000 पाउंड है और समझ लो $1,300, तो $1,300 उसको रुपी में लेके आओ, 1,000 पाउंड्स को उसको रुपी में लेके आओ, दोनों में से जो लोअर रहेगा वो रुपीज रहेगा, वो है अमाउंट एक्सचेंज, उसका 1%, लोअर का 1% जो रहेगा वो क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अभी वैल्यू ऑफ सप्लाई देख रहे हैं अपन, जीएसटी इस पे लगेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, ये जो अमाउंट आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई उस पे जीएसटी है। आपको कभी भी पूछा है कंप्यूट टैक्स रेट, सॉरी टैक्स रेट नहीं, कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट, तो आपको पहले निकालना चाहिए वैल्यू ऑफ सप्लाई। दिमाग में एक थॉट आना चाहिए, पहले टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालूं, उसके बाद मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई पे देखूं जितनी भी टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज वगैरह जो सब कुछ कंसिडर कर लो उसमें। रिवर्स चार्ज जो है तो इनवर्ड वाली सप्लाई आएंगी, आउटवर्ड वाली रिवर्स चार्ज में सप्लायर तो देगा नहीं, टैक्सेबल वैल्यू लेते हैं अपन, ठीक है, वो सब लेते हैं, उसको टोटल करते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जाम सप्लाई को निकाल देते हैं, नील रेट वाले को आएगा नहीं, ठीक है, जो भी है एग्जाम सप्लाई नहीं आएगा, तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना और उस पर टैक्स रेट लगा के जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, एज द केस में भी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करता है। प्लेस ऑफ सप्लाई टॉपिक देखेंगे तब उसका रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने एक इसलिए बताया ताकि मिक्स क्वेश्चन जब आते हैं आईसीआईटी फ्रेम इंस्टीट्यूट के, तो उस समय ये काम में आएगा लॉजिक। आपको एक ही चीज फोकस करना है, आपको बोला टैक्स कंप्यूट करो, आपका दिमाग में क्लिक होना चाहिए वैल्यू बता भाई मेरे को, आपका दिमाग इस तरह से फंक्शनिंग करना चाहिए, वैल्यू बता, वैल्यू कैसे बता, सब स्कैन करो, एग्जेम्पशन, रिवर्स चार्ज, हर चीज, अगर वो काय में ही नहीं आ रहा है तो वो वैल्यू में आते रहेगा और वैल्यूएशन चैप्टर में कवर्ड हो रहा है। मतलब स्पेसिफिक वैल्यूएशन का केस है तो इस तरह से सॉल्व करना, जहां पे गवर्नमेंट नोटिफाइड केस है सेक्शन 15(5) रेड विथ रूल्स, ठीक है, इस तरह से आएगा, ठीक है। वापिस आते हैं अपन फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी, क्या बोला मैंने, 1% ऑफ इंडियन रुपीज, लोअर ऑफ इंडियन अमाउंट इन इंडियन रुपीज, ठीक है, 1% ऑफ लोअर अमाउंट, लोअर अमाउंट का आएगा एक तो दोनों करेंसी का इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो और एट आरबीआई रेफरेंस रेट रहेगा दोनों का, डॉलर पाउंड जो मैं ले रहा था एग्जांपल, उनमें का जो लोअर आएगा वो अमाउंट इंडियन रुपीज का 1% लेंगे, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पे जीएसटी लगने वाला है, ठीक है, 18% से लगेगा तो उस पे 18% से लगेगा, पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई तो निकालो, ठीक है। ये विचएवर इज लोअर है, ठीक है, 1% ऑफ लेसर ऑफ बोथ करेंसी अमाउंट कन्वर्टेड इन इंडियन रुपीज एट आरबीआई रेफरेंस रेट, ठीक है। ऑप्शन 1 ये दिया है, ऑप्शन 2 भी है, आपका ऑप्शन 1 में नहीं लग रहा, आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसे में मेरा ज्यादा जाएगा, तो ऑप्शन 2 भी स्कैन करके दे सकते हैं आप। ऑप्शन 2 में क्या है, ऑप्शन 2 बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई, मैंने मैथमेटिकली फ्रेम किया इसको, ठीक है, मैथमेटिकली मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा, कैलकुलेटर ले लो हाथ में, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस कैसे होते हैं वो भी बता देता आपको। ऑप्शन 2 है, ठीक है, रूल 32(2) का ऑप्शन 1 देख लिया हमने, ये पूरा ऑप्शन 1 था। ऑप्शन 2 देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, इन सेकंड ऑप्शन में बोला है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ मनी चेंजिंग सर्विसेज में रहेगा 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट इन इंडियन रुपीज एक्सचेंज, ठीक है, अप टू 1 लाख तक, ठीक है, अप टू 1 लाख, तो 1 लाख तक बोला है कि आप 1% दीजिए, इंडियन रुपीज का 1%, ठीक है, 1% दीजिए और मिनिमम 250 दीजिए, 250 तो देना ही आपको हमारे, ठीक है। ऑप्शन 2 ऑप्ट करें तो सपोज आपने इंडियन रुपीज, ठीक है, आप पहले इंडियन रुपीज निकालेंगे, फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज में लाओ, लेके आओ और उसको फिर उसको कन्वर्टेड इंडियन रुपीज देखो कि वो 1 लाख तक है, सपोज लो 50,000 रुपीज एक्सचेंज है, तो 50,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1% करो 500 और 250 विचएवर इज हायर, तो यहाँ पे क्या रहेगा ये और मिनिमम 250, मिनिमम 250 मतलब विचएवर इज हायर। अगर ये सपोज मैं अगर 5,000 ही एक्सचेंज किया और इसका 1% है, ऑप्शन 2 ऑप्ट करा, 50 और है, आपको देना पड़ेगा 250, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा विचएवर इज हायर, ठीक है, WIH मतलब क्या रहता है, हायर वाला, ठीक है, ये याद रखना। सेकंड वाला देख लो, सेकंड वाला क्या बोल रहा है, अगर आपने अप टू 10 लाख आपने कितना किया है, 10 लाख तक एक्सचेंज किया है तो ठीक है, अब कैलकुलेटर लो हाथ में, पहले 1 लाख तक हमने क्या बोला 1%, ठीक है, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1%, ठीक है, कितना हो रहा 1000, ठीक है, ये तो 1000 वैसे ही हो गया, ठीक है, ये 1000 कहाँ से आया, आप ये पूछेंगे तो मैं बोलूंगा इधर से आया, ठीक है। और दूसरा क्या याद रखना है, x माइनस 1 लाख मतलब अमाउंट एक्सचेंज को मैंने बोला x, ठीक है, और वो x क्या है, इंडियन रुपीज में जितना अमाउंट रुपी में एक्सचेंज किया, तो समझ लो आपने 1 लाख का ऊपर का तो 1% से 1000 में आ गया, ठीक है, 1 लाख इंटू 1%, और 0.5% का आएगा देंगे आप, जो बचा हुआ 1 लाख के ऊपर का अमाउंट का कन्वर्टेड है इंडियन रुपीज में, x माइनस 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.5%, करेक्ट, तो 0.5% जो रहेगा उसको मल्टीप्लाई करो। अब सपोज मैंने किया 7 लाख का, ठीक है, सपोज 7, तो याद रखो 1000 तो देना ही है और 1 लाख के ऊपर कितना है 7 माइनस 1 लाख
6 लाख पे कितना लेंगे 0.5%, कितना हुआ ये हो गया 3000, 6 लाख पे 0.5% और वो प्लस 1000 कितना आएगा 4000 आएगा, ठीक है टोटल, ठीक है। और इसमें कोई हायर लोअर नहीं, इसमें क्या बोला है 1000 प्लस x माइनस 1 लाख मल्टीप्लाइड में 0.5%। अब ये x क्या है अमाउंट एक्सचेंज, ये मैंने फॉर्मूला के फॉर्म में इसलिए दिया, आपका समरी चार्ट है वो टेक्स्ट नहीं दिया मैंने यहाँ, ठीक है। अमाउंट अबाउ 1 लाख सॉरी 10 लाख, अब 10 लाख तक तो यही कवर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 लाख है, अप टू 10 लाख वाला है, यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तीसरा क्या कर रहा है मोर देन 10 लाख, अच्छा सब जगह रुपीज लिख दो, अपनी कैटेगरी, मेरा चार्ट में थोड़ा जगह कम है मैंने यहाँ लिख दिया है, आप भी क्या करो 1 लाख रुपीज 10 लाख रुपीज या मोर देन 10 लाख रुपीज है तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है अबाउ, ठीक है अबाउ 10 लाख रुपीज अगर रुपीज एक्सचेंज हो रहे तो हम क्या बोले पहले 1000 जो लग रहा था वो 1 लाख पे 1000 ले लिए, 1 लाख का 1%, बचा हुआ x माइनस 1 लाख करो 10 लाख 9 लाख पे मल्टीप्लाइड बाय 0.5% से ले लो 4500 m प्लस, कितना हुआ टोटल, इधर का 1000 बनता है, इधर का 9 लाख पे 0.5% ले लो, कितना होता है 5500। तो ये तो देना ही है बोले, ठीक है हमको क्या बोले ये तो देना ही है, ठीक है ये देना ही है गवर्नमेंट ने बोला। साथ में हमारे को 10 लाख के ऊपर जो भी रहेगा x अमाउंट एक्सचेंज इन रुपीज माइनस 10 लाख, 10 लाख पे कितना 5500 ले रहे प्लस और कितना लेंगे भाई, अगर आपने 50 लाख एक्सचेंज किया, ठीक है 50 क्या अभी 20 लाख का छोटा एग्जांपल लो, 20 लाख माइनस 10 लाख, ठीक है मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट बोला, यहाँ पे 0.1%, परसेंट नहीं लिखा क्या, यहाँ पे 0.1% लो, ठीक है ब्लू पेन से लिखना ठीक रहेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको यही याद रखना है, 5500 प्लस x माइनस 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.1%, तो आप आपने 20 का लिया, 10 लाख पे एक्सेस कितना है 10 के ऊपर 10 लाख 20 में, उस पर कितना लेंगे 0.1%, ठीक है 0.1% लेंगे, और 5,500 प्लस कितना आएगा वो कंप्यूट करो, उसका आएगा मेरे हिसाब से 6,500 आएगा टोटल, ठीक है। तो 5500 तो देना ही है, रुपी एक्सचेंज 10 लाख के ऊपर है, तो ठीक है मैं शुरुआत से कवर कर रहा, ठीक है। यहाँ पे आपने डाल लेना, मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा 1 लाख तक एक्सचेंज है तो ये वाला लगेगा, 10 लाख तक एक्सचेंज है तो ये लगेगा, और 10 लाख से ज्यादा एक्सचेंज है तो ये वाला लगेगा। 1 लाख पे एक्सचेंज है तो फटाफट रिवाइज करो, रूल 32(2) का सेकेंड ऑप्शन, ठीक है क्या बोला मैंने 1 लाख तक है तो 1% ऑफ x माइनस 1 लाख, x माइनस क्या करेंगे आप 1 लाख नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट x का लेना, 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, x मतलब क्या है ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज, यहाँ पे x माइनस कुछ मत करना, डायरेक्ट 1%, और 250 whichever is higher, 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज और 250 whichever is higher, अप टू 1 लाख है, 1 लाख के ऊपर है तो 1000 प्लस x अमाउंट एक्सचेंज बोला मैंने रुपीज में माइनस 1 लाख, क्योंकि 1 लाख पे 1000 आ गया, तो 1000 प्लस x माइनस 1 लाख इंटू कितना 0.5%, ठीक है सेकंड वाला। थर्ड वाला केस क्या है 10 लाख के ऊपर अगर रुपी एक्सचेंज है कितना आएगा 5500 प्लस 0.1% मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 10 लाख, क्योंकि 10 लाख का 5500 मैंने आपको कैलकुलेटर पे कंफर्म करा ही दिया, वो तो ले ही रहे, 10 लाख के ऊपर पे कितने से लेंगे 0.1%। अब ये जो पढ़े हमने ये क्या था ध्यान से सुनो, ये था हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई VS है, ठीक है जीएसटी का अमाउंट नहीं निकला, वैल्यू ऑफ सप्लाई देख रहे हैं आप जो भी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 रूल 32 कवर, ये पोर्शन और ये पोर्शन कवर हो, वहां रूल 31 नहीं था, यहाँ रूल 32(2) है, यहाँ रूल 32(3) पे आओ, एयर ट्रेवल एजेंट, ठीक है एयर ट्रेवल एजेंट के केस में देखो ध्यान से सुना, एयर ट्रेवल एजेंट का जो कमीशन है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई, लॉजिक मारो अपना, और वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई क्या कर दिया, इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग्स और इन केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग्स, ठीक है एक तो डोमेस्टिक है एक तो इंटरनेशनल बुकिंग्स हो रही है, ठीक है जो टिकट्स है, तो उसमें क्या रहेगा बेसिक फेयर जो है आपको BF, ठीक है एक सेकेंड यहाँ पे बेसिक फेयर जो है, ठीक है बेसिक फेयर ये यहाँ पे कवर्ड है और यहाँ पे दोनों जगह पे बेसिक फेयर जो है बहुत काम की चीज है, उस पे ही निकलेगा। बेसिक फेयर मतलब क्या है जिसपे कमीशन देगा,
एयरलाइंस जो है जिसपे एयर ट्रेवल एजेंट को कमीशन देने वाला है, ठीक है। अब एयर टिकट जो एयर ट्रेवल एजेंट सेल कर रहा है उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग्स 5% ऑफ बेसिक फेयर, इन केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग्स 10% ऑफ बेसिक फेयर, ठीक है। बेसिक फेयर देखो, बेसिक फेयर में क्या नहीं आता, मैंने यहाँ स्पेसिफिकली लिखा था एक्सक्लूड टैक्सेस एंड अदर चार्जेस, ठीक है। कन्वीनियंस चार्ज लिया होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, टिकट पर जो जो चार्जेस सब छोड़ो, बेसिक फेयर देखो और उस पर 5% लगाओ। इंटरनेशनल बुकिंग्स के केस में 10% लगाओ, 5% लगाओ डोमेस्टिक बुकिंग्स में, ठीक है। 5% डोमेस्टिक बुकिंग्स में वैल्यू ऑफ सप्लाई, और वैल्यू ऑफ सप्लाई 10% ऑफ इसमें रहेगा इंटरनेशनल बुकिंग्स में। मैंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंटरनेशनल बुकिंग्स 10% ऑफ बेसिक फेयर, डोमेस्टिक बुकिंग्स 5% ऑफ बेसिक फेयर। ये क्या है, वैल्यू है। जीएसटी पूछा है उसने क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना आपने अभी सिर्फ वैल्यू निकाला। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये स्पेशल केसेस वैल्यूएशन में है कि आपने अभी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकाली, अभी जीएसटी तो इस पे लगाएंगे, वैल्यू निकालना। मैंने पहले बोला था, पहले अभी ये चीज क्या देख रहे हैं अपन वैल्यूएशन में, वैल्यू क्या है ये पता। क्वेश्चन कब खत्म होता है, जब हम लिखते थे टैक्स कितना है और टैक्स रेट लगा उस पर और वैल्यू ऑफ सप्लाई पे आपका जीएसटी निकल जाए। ये हम क्या देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कितना कमीशन है एयर ट्रेवल एजेंट का, कितना कमीशन है मनी कन्वर्जन सर्विस का, कितना बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी के केस में सर्विस पोर्शन, ठीक है। ये सब देख एयर ट्रेवल एजेंट आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बेसिक फेयर में क्या नहीं आता, टैक्सेस एनी चार्जेस लिविड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी एयरलाइंस, ठीक है। और एयर ट्रेवल एजेंट पे जिसको कमीशन दिया जाता है वो बेसिक फेयर रहता है। और बेसिक फेयर के आपको दे दिया मैंने, डोमेस्टिक बुकिंग 5% ऑफ बेसिक फेयर, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड 10% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ इंटरनेशनल जो बुकिंग्स रहेगा। अब 32(4) पे आओ, ठीक है। 32(4) मैंने यहां से कनेक्ट किया है और ये चार्ट आपका कनेक्ट हो जाता है। अब 32(4) क्या है, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, ध्यान से सुनना। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज में क्या बोला है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है ये बोला है गवर्नमेंट ने। अगर पूरा लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज का जो प्रीमियम जा रहा है, ठीक है, प्रीमियम जो है उसमें कितना वैल्यू ऑफ सप्लाई, कितने प्रीमियम पे लगेगा जीएसटी, आपको ये देखना है, ठीक है। पहले तो आप देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, उतने पे ही जीएसटी लगेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई वीएस कितना रहेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई इस केस में, अगर एंटायरली रिस्क प्रीमियम, ठीक है, एंटायरली रिस्क के तरफ लिया है उसने, पूरा का पूरा इंश्योरेंस प्रीमियम टुवर्ड्स रिस्क है, एंटायर रिस्क कवरेज, तो ये तो पूरा का पूरा ही कवर करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस में आ गया पूरा, ठीक है, बिकॉज ये पूरा रिस्क में है। और सेक्शन 15(1) में चला जाएगा ये मेरे हिसाब से। 15(1) में प्राइस एक्चुअली पेड ऑफ पेबल जो है वो ही वैल्यू ऑफ जीएसटी रहेगा, उस पर वैल्यू रहेगी फॉर जीएसटी, उस पर जीएसटी पूरी तरह से लग जाएगी। तो आपसे अगर 10,000 प्रीमियम लिया है, ठीक है, तो एंटायरली रिस्क कवर का है, सोचना भी मत, पूरे वैल्यू पे जीएसटी, ठीक है, 10,000 पे जीएसटी लगेगा। और वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, सेक्शन 15 की ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15(1) की प्राइस एक्चुअली पेड ऑफ पेबल कितना रहेगा 10,000, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना रहेगा 10,000, एंटायर अमाउंट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, इसमें क्या है, अगर सिंगल एन्युटी पॉलिसी बोलते हैं उसको, उसमें जितना सिंगल एन्युटी पॉलिसी के केस में बोला है, सेकंड केस जो है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना रहेगा, किस पे जीएसटी लगेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा 10% ऑफ द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज, ठीक है। अगर सिंगल एन्युटी पॉलिसी है तो 10% ऑफ द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज, ठीक है। अब ये सिंगल एन्युटी पॉलिसी के बाद में एक केस आएगा सेविंग कम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बोल रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट केस बोल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला केस देखो, अब ये वाले केस में आपको क्या याद रखना है, ये वाला केस कि यहाँ पे सेविंग कम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ तो सेविंग इन्वेस्टमेंट में भी जा रहा है कुछ भी, तो जितना अमाउंट इंटीमेटेड है पॉलिसी होल्डर को, याद रखो इंटीमेटेड है तो माइनस करेंगे, नहीं तो फिर तो ये रिस्क कवर जैसे ही हो गया, पूरा ही माना जाएगा कि ये एंटायरली, ठीक है, एंटायरली काय पे लग रहा है, पूरा पॉलिसी अमाउंट पे चला जाएगा, ठीक है, रिस्क कवर का है। अगर बताएंगे कि सेविंग अमाउंट कितना है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एंटायर रिस्क कवर है तो जो वैल्यू रिसीव वो पूरा एंटायरली वैल्यू ऑफ सप्लाई है, प्राइस एक्चुअली पेड ऑफ पेबल, सेक्शन 15 में लग जाएंगे। 15 सिंगल एन्युटी पॉलिसी है 10% ऑफ ग्रॉस प्रीमियम चार्ज, दिमाग ही नहीं लगाना, सिंगल एन्युटी पॉलिसी दिखाएगा, ठीक है, 10% ऑफ ग्रॉस प्रीमियम चार्ज वैल्यू ऑफ सप्लाई नोटिफाइड है। सेविंग कम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब सेविंग अमाउंट इंटीमेटेड है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इतना अमाउंट टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट है, तो दैट ग्रॉस प्रीमियम माइनस सेविंग अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ग्रॉस प्रीमियम माइनस सेविंग अमाउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है,
लेकिन कब इंक्लूड करेंगे मेरी जो एक से मेरे को इतना बताओ कब इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, जब सेविंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंटीमेटेड टू पॉलिसी होल्डर को इंटीमेट किया हुआ है तो ही माइनस करने मिलेगा, नहीं तो पूरी वैल्यू पे जीएसटी आएगा ग्रॉस प्रीमियम पे। सुन लो, अगर सेविंग अमाउंट इंटीमेटेड है, सेविंग अमाउंट इंटीमेटेड नहीं है, इंटीमेटेड अगर है, ठीक है, पॉलिसी होल्डर को, किसको, खुद को नहीं, इंश्योरेंस कंपनी खुद को पता ही रहता है, पॉलिसी होल्डर को बोल दिया कि तेरा इतना सेविंग के टूवर्ड सेविंग है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितने इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस सर्विस पे लगेगा, उतना ग्रॉस प्रीमियम का पोर्शन माइनस ग्रॉस प्रीमियम चार्ज माइनस सेविंग अमाउंट या इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंटीमेटेड टू पॉलिसी होल्डर। अगर नहीं बताया तो पूरे एंटायर प्रीमियम पे लग जाएगा ग्रॉस प्रीमियम, ठीक है, जीएसटी। और मैंने क्या, अपन यहाँ क्या देख रहे हैं, कितने पे लगेगा, वो वैल्यू देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, अदर केसेस, ठीक है, ऑल अदर केसेस, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, और लाइफ इंश्योरेंस सर्विस का प्रीमियम है, ठीक है, और ये तीनों केसेस में नहीं बैठा है, तो फिर क्या बोलेंगे, पहले साल के प्रीमियम का 25% ऑफ ग्रॉस प्रीमियम चार्ज वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा, उस पे जीएसटी आएगा वो वैल्यू पे। और जो मैं बोल रहा, ध्यान से सुनना, ये वैल्यू फॉर सप्लाई से जीएसटी नहीं देगा अभी। ऑल अदर केसेस में, ठीक है, ऑल अदर केसेस में क्या बोला मैंने यहाँ पे, फर्स्ट ईयर के केस में क्या बोला मैंने, 25%, ठीक है, यहाँ पे देखो। और सब्सिक्वेंट ईयर से क्या बोला मैंने, सब्सिक्वेंट ईयर यानी फर्स्ट ईयर के अदर केस में और सब्सिक्वेंट ईयर का प्रीमियम है तो 12.5% ऑफ ग्रॉस प्रीमियम चार्ज इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ये है। तो यहाँ पे हमारा पूरा कवरेज हो जा रहा है। रूल 31A, रूल 32(1) में तो ऑप्शन टू सप्लायर वो डिस्कस कर लिया, 32(2) देख लिया, 32(3) देख लिया, 32(4) देख लिया, ठीक है, ये 32(4) है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे रूल्स के साथ अलॉन्ग विद चार्ट्स, अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल फॉर्मूला आपको मैंने प्रेजेंट कर दिया। अब इसको कंफर्टेबल कर देना आपने, आपके मेरे बोर्ड पे थोड़ा स्पेस कम है, होप सो आपको ये समझ आ होगा। अभी नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अपन, रूल 32 में कुछ पार्ट पेंडिंग है और रूल 33, 34, 35 देखना है। तो अभी हम देख रहे हैं रूल 32(5), ठीक है, 32(1) देख लिया हमने, 2 देख लिया था, 1 में बोला था सप्लायर को ऑप्शन है, 2 में देख लिया था हमने, 2 ऑप्शन करेंसी कन्वर्जन सर्विसेज था, रूल 32(2). रूल 32(3) क्या देखा था हमने, एयर ट्रैवल एजेंट की वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। फिर रूल 32(4) क्या देखा था हमने, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। रूल 32(5) क्या देखेंगे हम, वैल्यू इन केस ऑफ, ठीक है, वैल्यू क्या रहने वाला है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सेकंड हैंड गुड्स डीलर, ठीक है, अ पर्सन हु इज डीलिंग इन सेकंड हैंड गुड्स, उसके केस में कैसा रहेगा। मतलब क्या कि एक अगर सेकंड हैंड गुड्स का डीलर है और वो गुड्स का, ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, सेकंड हैंड गुड्स, ठीक है, मेनली सेकंड हैंड गुड्स की बात कर रहा हूँ मैं, और वो वैसा का वैसा उठाता है। सेकंड हैंड गुड्स मतलब किसी यूज गुड्स को खरीद रहा है, सेकंड हैंड गुड्स का मतलब यूज गुड्स है। और आईटीसी जो है, आईटीसी जो है वो लेगा नहीं, ठीक है। एक मेन कंडीशन में अंडरलाइन करा हुआ यहाँ पे, आईटीसी क्या नहीं करेगा, नॉट अवेल्ड। आईटीसी अवेल किया उसने, ठीक है, सेकंड हैंड गुड्स पे, तो आउटपुट पे पूरा भर, ठीक है, जीएसटी जब सेल करेगा तो। अगर उसने आईटीसी लिया ही नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, वैसे तो वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेने वाला है, ठीक है, वो उसका कहा वो गवर्नमेंट को देने वाला है इसे कलेक्ट करके, आईटीसी लिया नहीं उसने, ठीक है, वो तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से सेकंड हैंड यूज गुड्स ले रहा है। अगर लगाया भी होगा उसने आउटवर्ड में जीएसटी इसने दिया भी होगा तो आईटीसी नहीं ले रहा तो ही इस वैल्यू पे आना। कंडीशन नंबर 1, आईटीसी नॉट अवेल्ड, सेकंड हैंड गुड्स डीलर ने। कंडीशन नंबर 2, सेकंड कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन, एज सच बेच रहा है, ठीक है। अगर आपने एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 4 व्हीलर लिया है, सेकंड हैंड गुड्स के केस में 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ठीक है, 4 व्हीलर लिया, आपने उसका मोटर निकाल के 4 फैन लगा के उसका हेलीकॉप्टर ड्रोन मशीन बना दी, ठीक है, उसकी मोटर निकाल के अलग अलग आप उसकी अलग अलग उसकी मशीनरीज निकाल के उसको यूज कर रहे हो, उसका नेचर ही बदल दिया आपने कार का, ठीक है, कार का हेलीकॉप्टर बना दिया एग्जांपल। तो उस केस में क्या रहेगा कि आपने सेकंड हैंड गुड्स एज सच बाद में सेल किया, तो एज सच सेल नहीं हुआ ना भैया। हमने क्या बोला, एज सच सेल करेंगे, आईटीसी नहीं लिया ऑन परचेस ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, तो फिर हम बोलेंगे कि हम रूल 32(5) में देखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू क्या रहेंगी, सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस। वैल्यू क्या रहेगा, सेल प्राइस, सेकंड हैंड गुड्स मतलब जिस प्राइस पे सेल करेंगे, और परचेस प्राइस जिस पे उसने लिया है वो यूज्ड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स, वो उसका डिफरेंस जो रहेगा, वैल्यू एडिशन जो रहेगा, उस पे जीएसटी आएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई जिस पे, उस पे जीएसटी आएगा।
तो ये वैल्यू एडिशन जो होगा सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस उस पर जीएसटी आएगा। अब क्या होगा, यूज गुड्स रिपोजिशन में भी आते हैं जब क्रेडिट पे दिए जाते हैं यहाँ पे कंज्यूमर को, तो क्रेडिट पे जैसे देंगे तो यूज गुड्स है, ठीक है, वो पे उसका जैसी हमने देखा है हायर परचेज का हमने जब देखे थे तो उसमें रिपोजिशन होता है, ठीक है, जो असेट है अगर इंस्टॉलमेंट लैप्स हो जाता है उसका, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है वो, और उस केस में हम रिपोजिशन कर लेते हैं टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट के हिसाब से। अब वो यूज गुड्स है, अब उस पे, ठीक है, उसकी परचेज प्राइस क्या रहेगी, उसने खरीदा सपोज 5 लाख रुपीज में कार, ठीक है, मैंने उससे लिया, उस दिन तक तो उसकी यूज गुड्स है वो, अगर अभी तो वो बिकेगा भी नहीं, ठीक है, 5 लाख की उसकी तो वैल्यू एडिशन नहीं है गवर्नमेंट को आप बोलेंगे, वैसे तो 5 लाख की कार है परचेज प्राइस, मैंने तो उसको 4 में ही बेचा, ऐसे तो बोल नहीं सकते ना हम गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला हमको चूना नहीं लगा सकता, हमने परचेज प्राइस डिफाइन कर दी है। इन केस ऑफ रिपोजिशन ऑफ गुड्स वो परचेज प्राइस 5 लाख नहीं रहने वाली है, 5 लाख माइनस, ठीक है, उस केस में रिपोजिशन ऑफ गुड्स अगर हो रहा होगा तो पीपी क्या रहेगा, मैंने देखो यहाँ स्टार लगा दो पीपी पे और यहाँ स्टार लगाया है। पीपी मतलब क्या, इन केस ऑफ रिपोजिशन ऑफ गुड्स है देन पीपी, ठीक है, क्या रहेगा, ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ दैट कस्टमर, ठीक है, जब उसने खरीदा है ओरिजिनल जितनी वैल्यू पे खरीदा 5 लाख माइनस 5% रिडक्शन, 5% माइनस होने वाला है, ठीक है, माइनस क्या होगा, ओरिजिनल परचेज प्राइस से 5% रिडक्शन होगा, ये देखो माइनस 5% रिडक्शन पर क्वार्टर और पार्ट, क्वार्टर पार्ट का फॉर पीरियड, अच्छा पीरियड कितने पीरियड तक के पर क्वार्टर गिनना है हमको, फ्रॉम परचेज डेट टू डिस्पोजल डेट। परचेज डेट ओरिजिनल उसने जितने में खरीदा, जो भी 5 लाख में खरीदा, कब खरीदा, सपोज 2013 में उसने अप्रैल में खरीदा, 2013 बहुत पुराना ले लिया मैंने, आप समझ लो 2018 में खरीदा, ठीक है, तो 2018-19 हो गया एक फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल को खरीदा, अज्यूम करो 4 क्वार्टर भाव है, तो 4 × 5% 20% एक साल, और ठीक है अभी तो 20 चल रहा है, ठीक है, अज्यूम करो कि ये जो ट्रांजेक्शन हो 30 जून को 31 मई को हुआ, ठीक है, तो अब कितने 8 क्वार्टर तो आ ही गए, सॉरी 8 नहीं 4 क्वार्टर और 4 क्वार्टर, ठीक है, 2 साल के 8 क्वार्टर आ गए, 18-19 और 19-20 का, ठीक है, उनका, और 2020 का फर्स्ट क्वार्टर भी आ गया, हम अभी देख रहे हैं, ठीक है, अभी हम जून में देख रहे हैं, तो अभी फर्स्ट क्वार्टर भी आ गया, ठीक है, आज अगर रिपोजिशन किया तो उसका भी 5%, तो 9 क्वार्टर्स आ गए, क्वार्टर्स ऑफ पार्ट मतलब 8 क्वार्टर्स एंड अ पार्ट, तो 9 क्वार्टर काउंट करो और 9 क्वार्टर्स मल्टीप्लाइड बाय 5% करो, कितने हो रहा है 45, तो 9 5 45% ओरिजिनल परचेज प्राइस में 5 लाख में से माइनस करो, ठीक है, जो भी आ रहा होगा, अब वो 9%, सॉरी 45%, 5 lakhs माइनस 9 क्वार्टर्स और पार्ट कितने हुए, 8 क्वार्टर है ना, पार्ट है तो 9 क्वार्टर्स हुए, तो इस पे माइनस 45% करो 5 लाख पे, तो 2,75,000, 5 लाख में का 2,75,000 गवर्नमेंट बोलती वो परचेज प्राइस है, ठीक है, बेवकूफ नहीं बनाना, 5 लाख परचेज प्राइस, मैंने तो 4 में बेचा, मेरे पे जीएसटी नहीं आएगा, मैंने ये रूल फॉलो किया, गलत है। रिपोजिशन के केस में परचेज प्राइस क्या है, 2,75,000, हमने जो कैलकुलेट किया अभी 45% माइनस करके, ओरिजिनल परचेज प्राइस माइनस 5% क्वार्टर पर पार्ट, पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर, और कहां से देंगे हम, पीरियड कहां से लेंगे, हम पीरियड लेंगे, साफ साफ बोल दिया, पीरियड कहां से लेंगे, ये पीरियड हमारा यहाँ से काउंट होने वाला है, ठीक है, परचेज डेट से डिस्पोजल डेट तक, ठीक है, डिस्पोजल कब किया, अच्छा जब बेचा तब का, अगर मैं ये जून में नहीं बेचता था, ठीक है, और मैं अगर ये जुलाई में सेल कर देता था, ठीक है, तो क्वार्टर 9 क्वार्टर्स एंड अ पार्ट, एक दिन भी हुआ तो एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है, सपोज मैंने 2 जुलाई को 2 जुलाई को डिस्पोज किया, तो डिस्पोजल डेट में 9 क्वार्टर्स एंड पार्ट 10 क्वार्टर्स माइनस होंगे, 50% माइनस होगा, 5 लाख में से 2.5 लाख जो है वो परचेज प्राइस बन जाएगा, फिर 2.5 लाख माइनस होने के बाद, और मैंने कितने में बेचा, सपोज 3,20,000 में, तो मेरा 70,000 जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा, 70,000 जो वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा उस पर जीएसटी आएगा, ठीक है, आपको होप सो आपको क्लियर हुआ होगा ये एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, ठीक है, ये रूल 32.5 हो गया, रूल 32.6 में आओ, ठीक है, अब ये 32.6 क्या बोलता है, वाउचर टोकन कूपन स्टैम्प, अब ये वाउचर टोकन कूपन स्टैम्प हमने इसका टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12(6) वाउचर का देखा था 13(6), इसके अगेंस्ट क्या रहता, वाउचर कूपन स्टैम्प वगैरह जो भी है इसके अगेंस्ट गुड्स का सप्लाई होगा, ठीक है, तब आना है यहाँ वैल्यूएशन में, इसके अगेंस्ट गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई, तब यहाँ पे आएंगे, गुड्स सर्विसेज का सप्लाई है, ना कि ये डिस्काउंट कूपन नहीं है, ये वॉलेट क्रेडिट नहीं है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वो वाउचर जिसके अगेंस्ट गुड्स सप्लाई का सर्विस होगा,
ठीक है, सॉरी गुड्स सर्विस का सप्लाई होना, सॉरी ना। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या आएगा इसमें, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या आएगा वाउचर टोकन कूपन स्टैम्प में, मॉनेटरी वैल्यू जो गुड्स उसको रिडीम होने वाले अगेंस्ट दैट वाउचर कूपन स्टैम्प एंड कूपन टोकन, ठीक है टोकन भी है, तो उसमें मॉनेटरी वैल्यू, मैं क्या बोल रहा हूँ एमवी मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई, वीएस जो बोल रहा हूँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट गुड सर्विसेज व्हिच आर रिसीवेबल अगेंस्ट दैट वाउचर्स टोकन, ठीक है, ये रहेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पे जीएसटी आएंगे, ठीक है। उसके बाद में 32.7 क्या बोलता है, नोटिफाइड केसेस में वैल्यू ऑफ सप्लाई नील बोला जाएगा, और वो नोटिफाइड केस कौन सी है, टैक्सेबल सर्विस, ठीक है, याद रखो सिर्फ और सिर्फ सर्विस की बात, बिटवीन डीडीपी सेक्शन 25 वाली डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और कब, जब रेसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलने वाला है, रेसिपिएंट को अगर आईटीसी अवेलेबल है तो फिर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में टैक्सेबल सर्विस दी है एक, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब बोला था मैंने, दो चीजें याद रखना सेक्शन 25(4) और 25(5) में, अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद इन द स्टेट है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है, और इंटरस्टेट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेम पर्सन आर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट है, अलग अलग स्टेट में है, ठीक है, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट है पर सेम पर्सन के, पर अलग अलग स्टेट में है, तो वो भी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो उनके बीच के टैक्सेबल सप्लाई हमने शेड्यूल 1 में भी देखे थे, पैरा 2 में, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ, ठीक है, वो सब छोड़ो, अभी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर सप्लाई हो रहा होगा टैक्सेबल सर्विस, याद रखना है आपको सर्विस का सप्लाई, रेसिपिएंट को फुल आईटीसी है, सेकंड कंडीशन, पहले टैक्सेबल सर्विस सप्लाई फुल आईटीसी, देन वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या आएगा, नील, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या आएगा, नील, ठीक है, तो ये आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई नील आएगा, और कब बोला है, जब रेसिपिएंट को फुल आईटीसी है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई और सिर्फ टैक्सेबल सर्विस का सप्लाई है, ठीक है। अब आ जाओ रूल 33, ठीक है, 32 पूरा कंप्लीट हो गया, 32 1 2 3 4 5 6 7 पूरा कंप्लीट हो गया। ये चार्ट अगर ऐसे कैसे आप बनाते हो 32 को सेपरेटली, मेरा बोर्ड पे स्पेस कंस्ट्रेंट था इसलिए 32 5 6 7 मैंने अलग बनाया, ठीक है, शॉर्ट में। अब 33 पे आओ, अगर वो चार्ट बनाएंगे 32 का तो आपको वैल्यूएशन, स्पेशल केसेस वाला वैल्यूएशन जो गवर्नमेंट नोटिफाइड है वो बहुत इजी जाएंगे, ठीक है, उसमें हर चीज कवर करेगी। रूल 33 पे आओ, प्योर एजेंट सर्विस। अच्छा पहले रूल 33 के पहले प्योर एजेंट की डेफिनेशन क्या है, प्योर एजेंट सर्विस, ठीक है, प्योर एजेंट सर्विस, इसको मैं यहाँ लिंक कर रहा हूँ। प्योर एजेंट कब रहेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए रेसिपिएंट और सप्लाई के बीच में, कि रेसिपिएंट अलाउ कर रहा है उसको, सप्लायर को, कि सप्लायर तू मेरे बिहाफ पे प्योर एजेंट एक्ट कर, मेरे को कोई पर्टिकुलर एक प्योर एजेंट की सर्विस के नाम पे तू गुड्स या सर्विस का सप्लाई अरेंज करके दे दे मेरे को। कौन बोल रहा है, रेसिपिएंट, किसको बोल रहा है, सप्लायर को, मतलब सप्लायर तू तेरी सर्विस तो दे ही दे या गुड्स का सप्लाई दे ही दे, लेकिन मेरे को और गुड्स या सर्विस का कोई एडिशनल सप्लाई लगता है उसके लिए मेरे को ऐसे प्योर एजेंट एक्ट कर। पहले कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए। सेकंड क्या रहना चाहिए कि इसने एक्चुअल अमाउंट जो है, जो पे कर रहा है एक्चुअल अमाउंट ही रिसीव करना चाहिए, ठीक है, रिसीव कितना करना चाहिए, एक्चुअल अमाउंट। अगर इसने थोड़ा भी अमाउंट, थोड़ा सा भी एक्सेस अमाउंट उसने मांगा, 10,000 भरा, सप्लायर ने रेसिपिएंट के बिहाफ पे एक पेमेंट करना था, ऐसा प्योर एजेंट एक्ट किया, पर वो उसने 10,200 ले लिया, अब वो 200 क्या है, कंसिडरेशन है, तो वो प्योर एजेंट सर्विस नहीं आएगी, वो वैल्यूएशन में चला जाएगा, उस पर जीएसटी आएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एज ए प्योर एजेंट सप्लाई करना चाहिए, प्योर एजेंट बोल के नहीं किया तो माना जाएगा 10,200 उसका सप्लाई, उसने 10,000 में लिया, उस पर आईटीसी बोलेंगे और 10,200 पे जीएसटी आउटपुट में लेवी करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए सप्लायर एंड रेसिपिएंट के बीच में, ठीक है, प्योर एजेंट का, ठीक है, प्योर एजेंट के केस में एक्चुअल अमाउंट रिसीव करना चाहिए। टाइटल जो है, ठीक है, सप्लायर का एस, सप्लायर लिख रहा हूं एस, मतलब नो टाइटल, ठीक है, नो पर्सनल यूज, ना टाइटल होल्ड करना चाहिए ना यूज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज बोल रहा हूं मैं, ठीक है, सप्लायर आईटीसी कौन लेगा, आईटीसी किसको मिलेंगे, एक और चीज समझ लो, आईटीसी किसको मिलेंगे, एडिशनल पॉइंट बताऊं, आईटीसी रेसिपिएंट लेना चाहिए, ठीक है। और एक पॉइंट और, आईटीसी रेसिपिएंट लेने के लिए क्या बोला मैंने, इनवॉइस जो है वो रेसिपिएंट के नाम का रहना चाहिए, इसलिए मैंने बोला नो टाइटल ऑफ सप्लायर, रेसिपिएंट का टाइटल रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया प्योर एजेंट, ठीक है, ये प्योर एजेंट नोट डाउन करना, पीए मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैंने यहाँ समझा दिया। उसके बाद रूल 33 चार्ट में बनाना, अगर आपको लिखना है चार्ट, अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, पहले प्योर एजेंट का इतना छोटा सा कवर कर लो, इतना इशू,
अगर ये इशू आपको समझ गया तो आपको समझ जाएंगे आईटीसी कौन लेगा, रेसिपी, प्योर एजेंट कब रहेगा कब नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया प्योर एजेंट का डिस्कशन। अगर अब प्योर एजेंट रूल 33 कवर करता है और वो क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई किस तरह से लेंगे प्योर एजेंट के केस में। प्योर एजेंट की सर्विसेज वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या होंगी, एक्सक्लूड। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, एक्सक्लूड एक्सक्लूड होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता, प्योर एजेंट सर्विसेज जो है, ठीक है, सर्विसेज वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक्सक्लूड होती है। ठीक है, जितना प्योर एजेंट है। 3 कंडीशन और सेटिस्फाई होने वाला, एक तो प्योर एजेंट रहे, उसके लिए वो 5 कंडीशन 4-5 चीजें मैंने बताया वो सेटिस्फाई होना, और 3 कंडीशन एडिशनल है, रूल 33 बोलता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में से ना है, अगर आ गया तो पता है आपको जीएसटी लग जाएगा प्योर एजेंट की सर्विस, अगर आ गया तो, अगर नहीं आना है तो ये 3 कंडीशन भी सेटिस्फाई करो। सप्लायर सिर्फ और सिर्फ प्योर एजेंट एक्ट कर रहा है, सप्लायर ने सेपरेटली शो, प्योर एजेंट एक्ट कर रहा है मतलब पेमेंट कर रहा है थर्ड पार्टी को। ठीक है, यहाँ पे एक और डाउट आ सकता है आपको, मैंने वैल्यूएशन का पार्ट 1 लेक्चर जो लिया अभी इसके पहले का सेशन, उसमें मैंने क्या बोला कि वैल्यूएशन में सेक्शन 15(1)(c) में 15(1)(c) नहीं, इंसिडेंटल एक्सपेंस की बात नहीं, 15(1)(b) में बोल रहा हूँ, थर्ड पार्टी पेमेंट्स जो सप्लायर के बिहाफ पे, ठीक है, रेसिपिएंट ने डायरेक्टली किया इसको थर्ड पार्टी को, वो थर्ड पार्टी पेमेंट रेसिपिएंट कर रहा था, सप्लायर के बिहाफ पे कर रहा था जो वैल्यूएशन में है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्योर एजेंट की, जहां पे रेसिपिएंट नहीं सप्लायर कर रहा है रेसिपिएंट के बिहाफ पे, उसको मत जोड़ना। ठीक है, पहली कंडीशन क्या बोला मैंने, सप्लायर प्योर एजेंट एक्ट कर रहा है, और वो 5-6 कंडीशन जो लिखे थे इसके पहले मैंने वाइप आउट किया, उसके 5 मिनट जो मैंने समझाया था इसके पहले, उस अकॉर्डेंस पे प्योर एजेंट है, और थर्ड पार्टी को सिर्फ एज अ प्योर एजेंट सर्विस के लिए एज अ प्योर एजेंट पेमेंट कर रहा है, और आफ्टर ऑथोराइजेशन कर रहा है। ठीक है, सेपरेटली शो कर रहा है इनवॉइस में, ठीक है, कि मैं प्योर एजेंट के सर्विसेज, मैंने इतने अमाउंट की प्योर एजेंट सर्विसेज दी। ठीक है, इनवॉइस में सेपरेटली दिखाना सप्लायर। एक तो पहला क्या बोला मैंने, एक्ट एज प्योर एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट, सप्लायर एक्ट कर रहा है, सप्लायर ने प्योर एजेंट में सप्लायर थर्ड पार्टी को जो पेमेंट कर रहा है रेसिपिएंट के बिहाफ पे, वो प्योर एजेंट सर्विस इनवॉइस में भी सप्लायर ने देने होना खुद के, कि ये मैंने एज अ प्योर एजेंट इतनी सर्विसेज दी। ठीक है, तभी डिडक्शन अलाउड होगा वैल्यू में, नहीं तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई में प्योर एजेंट सर्विस का अमाउंट ऐड, ठीक है, जोड़ देंगे। ठीक है, एक्सक्लूड, थर्ड कंडीशन एक्सक्लूड करने के लिए एडिशनल सर्विस रहना चाहिए। पता चला जो प्योर एजेंट सर्विस नाम से उसने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से मैंने आपको सर्विस दी, मेरे अंडर आप अगर सर्विस लेने हैं, मैंने क्या बोला, एक काम करो, जीएसटी से बचना है, अगर ऐसा मैंने बोला, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, जीएसटी से बचना है आपको, थोड़ा अमाउंट का टैक्स प्लानिंग करना है, तो एक काम करो, प्योर एजेंट का सर्विस दे दिया मैंने, मेरे एक डिपार्टमेंट ने आपको सर्विस, ठीक है। अब देखा जाएगा एंटायरली मेरी एंटिटी, बिजनेस एंटिटी में ये सर्विस मेरी नॉर्मली है, मैं ही प्रोवाइड करता हूँ, क्या मेरी बिजनेस एंटिटी की जाती है, या किसी और से लेके दिया, एज अ प्योर एजेंट दिया, तो एक्सक्लूड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेक्शन 32(5) रेड विथ रूल 33। ठीक है, आप रूल 33 याद रखो सिर्फ, लेकिन इंक्लूड कब होगा, अगर मेरी नॉर्मल सर्विस ही मैंने आपको एज ए प्योर एजेंट इनवॉइस बना के दे दिया, प्योर एजेंट सर्विस बोल के दे दिया, तो गवर्नमेंट ने बोला है वो सर्विस जो नॉर्मली तुम प्रोवाइड करते हैं वो प्योर एजेंट सर्विस में कभी नहीं आएंगी, वो सर्विस आएंगी जो एडिशनल है। ठीक है, ये याद रखना, 3 कंडीशंस बोला मैंने, सप्लायर एक्ट एज प्योर एजेंट, सेपरेटली शोन इन इनवॉइस सर्विस ऑफ प्योर एजेंट, and supplier has provided additional service in addition to his own good supply services। ठीक है, गुड्स और सर्विस का सप्लाई से एडिशन। रूल 34 पे आएंगे, रूल 34 पे क्या आएगा आपको, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लू, अरे फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है, अगर इनवॉइस अगर फॉरेन एक्सचेंज में बना है, ठीक है, $1000 का इनवॉइस है, गुड्स का सप्लाई है, पहले वो देखो आपने इंपोर्ट। ठीक है, अभी आपको एक चीज याद रखना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, सीबीआईसी का रेट लेंगे आप, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स के केस में आपको मैंने बताया था, टैक्सेबल इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कौन गवर्न करता है, कस्टम्स एक्ट 1962, बस। तो सीबीआईसी का कस्टम एक्ट 1962 का जो रेट रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेंगे, सीबीआईसी का सेक्शन 14 में। ठीक है, वैल्यूएशन रिलेटेड आपको जब देखेंगे तब की बात है,
इस वो वाला जो एक्सचेंज रेट रहेगा वो एक्सचेंज रेट लिया जाएगा फॉर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंडियन रुपीज में निकालेंगे। अच्छा कौन से दिन का रोज का अवेलेबल है? अरे भैया टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ा नहीं क्या? सेक्शन 12 सीजीएसटी एक्ट का, सेक्शन 14 का कस्टम एक्ट का वैल्यू लेना है सीबीआईसी डिनोटेड, और कौन सी डेट का? सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई जीएसटी एक्ट का, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का, ठीक है, ये हो गया गुड्स का वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स सप्लाई। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज के केस में क्या रहेगा? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का रेट जो रहेगा, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से अपने एएस के हिसाब से जो रेट रहेगा, अकाउंटिंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसके अंडर का जो रेट रहेगा लो, अब रोज का दिया है कौन सा लो सर्विस के केस में? सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, सिंपल आंसर है, सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 13 में है, ठीक है, गुड्स का सेक्शन 12 वाली डेट लेना है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये डेट जो है, ये डेट जो है वो कौन सा है, और रेट मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज, आरओई नहीं आरओई, ठीक है। तो रूल 34 आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स है तो उसमें कौन सा रेट लेंगे? रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज आप लेंगे सीबीआईसी का सेक्शन 14 कस्टम एक्ट का, और डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 वाला सीजीएसटी एक्ट, और डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस सेक्शन 13 का गैप का रेट लेंगे आप, रेट ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल। अच्छा ये रूल 33 हो गया। रूल 33 में मैंने बोला वो 5 पॉइंट जो पहले लिखाए थे मैंने वाइप आउट किया वीडियो में, पहले करके देख लेना, और वो 5 पॉइंट लिखने के बाद रूल 33 लिखना और क्लैरिटी आएगा कब एक्सक्लूड करना है। रूल 33 क्या बोलता है? कब एक्सक्लूड, वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूड करेगा, क्या एक्सक्लूड करेगा? प्योर एजेंट, ठीक है, प्योर एजेंट की सर्विस, ठीक है, वो है रूल 33, 34, 35। अब 35 क्या बोलता है? बहुत सिंपल रूल है, हम तो नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं, टैक्स पढ़ो ना पढ़ो, ये जीएसटी का अमाउंट, टैक्स का अमाउंट कभी भी इंक्लूसिव रहता है। तो टैक्स अमाउंट कितना रहता है? अभी जैसे हमने वैल्यू अमाउंट लॉटरी का टिकट का हमने देखा था, हायर अमाउंट का 100/128 इन केस ऑफ सीजी ऑथराइज्ड पर्सन, और 100/112 हायर अमाउंट का, हायर अमाउंट का आएगा लॉटरी टिकट का जो रहेगा, या तो अमाउंट जो रहेगा, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट था, या तो अमाउंट जो सेंट्रल अमाउंट जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड रहेगा, वहां पे देखा हमने रूल 32 में नहीं, रूल 31A में, सॉरी रूल 31A में बोला मैंने, ठीक है, लॉटरी का अपन ने वहां देखे, वहां अपन क्या देखे? वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाला। अभी हम जीएसटी निकाल रहे हैं तो हम जीएसटी के लिए क्या लेंगे? एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर ठीक है 15,000 के गुड्स है और आप 12% जीएसटी पकड़ो, डिवाइड बाय 112 करो, ये 112 कहां से लाया मैंने? 100 प्लस 12, ठीक है, वैल्यू क्या रहती कभी भी 100। अब ये इंक्लूसिव है तो इंक्लूसिव है मतलब डिवाइड कितने से करेंगे? 100 प्लस टैक्स, ठीक है, 100 प्लस रेट इन परसेंट, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? रेट से। तो क्या निकलेगा आपका? जीएसटी अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको? कैलकुलेट, ठीक है, 15,000 डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है, 15,000 डिवाइड बाय 112 इंटू 12, आपका जीएसटी अमाउंट आ रहा है 1607, ठीक है। एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पे इंक्लूसिव जीएसटी कैसे लें? जीएसटी इंक्लूसिव कैसे देखते हैं? इंक्लूसिव वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट इन परसेंट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इन परसेंट, ठीक है। तो इससे आपका जीएसटी अमाउंट निकलता है। वैल्यू निकालना रहता तो कैसे करते थे? ठीक है, जीएसटी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर निकालना है, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो उसमें क्या करते थे? वही इंक्लूसिव वैल्यू, ठीक है, इंक्लूसिव वैल्यू मैं यही बना देता हूँ, इंक्लूसिव वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इन परसेंट, ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल है, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, वीएस मतलब क्या रहता है? अपने डायग्राम्स जो बने हुए, चार्ट जो बने हुए, उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, वाह, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। जीएसटी निकालना है तो कैसा, वो भी बताया आपको, इंक्लूसिव वैल्यू निकालना है तो कैसे। रूल 35 भी कवर हो गया, और यहाँ पे आपके सब रूल एंड होते हैं, ठीक है। वैल्यूएशन इन स्पेशल केसेस यहाँ पे पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। थैंक यू, और होप सो आपको ये चार्ट्स से जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ लिंकेजेस करके, शेड्यूल 1 डेफिनेशंस, हो सकता है आपको इससे ज्यादा क्लैरिटी आए, दो इट विल टेक सम टाइम, बट क्लैरिटी आपको कंप्लीट आएगा, ठीक है, आपका लॉजिक लगेगा। थैंक यू।